हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पार्ट 7 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। 7 पार्ट हो चुका है, ये आपका 8वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग करने क्या वाले हैं, जो बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है ना, जो बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना, उस बायोकेमिस्ट्री वाला में ध्यान दीजिएगा। जो भी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो है ना मिला हुआ पार्ट हम लोग को होता है, तो जो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है ना 2009 से अब तक जो भी पूछा है बोर्ड एग्जाम में, है ना, अब तक जो भी पूछा गया है वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको इसमें करवाने वाले हैं। तो एक समझ लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक है, जो बार बार रिपीटेड है, बार बार जो रिपीट करता है आपको क्वेश्चन, तो उसको हम लोग करवा रहे हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा बायोकेमिस्ट्री में देखिए 2 वीडियो अपलोड करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा, दूसरा आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, है ना, जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ 2009 से अब तक जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है बायोकेमिस्ट्री में, वो टोटल हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सारा का सारा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग अगर जानते हैं जल्दी जल्दी आप आंसर करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है और ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या है, ये कहा गया कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन कहा गया आपको एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड इज ए विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है। तो चलिए 2021 बिहार बोर्ड में आपको पूछा गया, बोर्ड एग्जाम 2021 में आपको पूछा गया था। ये कहा गया है कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, आपको बताना है कि हम लोग मतलब या एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहते हैं, विटामिन को कहते हैं या एंजाइम को कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, एमिनो अम्ल को कहते हैं। तो सबसे पहले आपको तो पेन पेपर लेके बैठना है, टोटल चीज़ें एकदम नोट करते जाना है। तब बताइए एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहते हैं। हाँ, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तब ध्यान रखिए विटामिन को ही हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है, वो ध्यान रखना है। एस्कॉर्बिक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल हम लोग किसको कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर ए आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए, ठीक है, कि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन को कहते हैं, तो कौन सा विटामिन था, विटामिन सी आपका आंसर रहेगा। इसमें आपको लिख लेना है कि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है। ठीक है, और इस ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा, विटामिन। क्लियर हो गया है। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है ना, दिस सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन है। देखिए ये बिहार बोर्ड जो है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा या हिंदी मीडियम में पढ़ा, दोनों के लिए है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए, ये कहा गया द सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, है ना, शरीर के तापमान को कम करते हैं। तो शरीर के तापमान को कम करने के लिए, है ना, शरीर के तापमान जो है वो उसको कम करने के लिए किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, जो ताप होता है वो देखिए, किसी को अगर बुखार लग जाता है तो उसको ज्वार कहा जाता है ना। देहाती भाषा आप देखिएगा, जो बुजुर्ग लोग अभी भी रहते हैं वो बुखार नहीं बोलते, वो ज्वार बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि शरीर के तापमान को कम करने के लिए हम लोग किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दिया है ऑप्शन जो यहाँ आपको दिया गया, ज्वारनाशी है, पीड़ाहारी है, प्रतिजैविक है, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया है कि शरीर के ताप को कम करने के लिए किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं, या वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है ना, दिस सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। ज्वारनाशी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपायरेटिक है ना, पीड़ाहारी है, इसके बाद प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये आंसर जिसका इसका ये आ रहा है सभी लोग सही हो, है ना। ज्वारनाशी इसको कहा जाता है, वो है, ध्यान रखना, ज्वारनाशी। ज्वारनाशी या एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक इसको इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, कई बार आपको इंग्लिश में भी पूछा गया है। तो एंटीपायरेटिक इसको कहेंगे, है ना। जो शरीर के तापमान को कम करता है उसको ज्वारनाशी कहते हैं, या एंटीपायरेटिक। पायरेटिक बट टेम्परेचर से आता है ना, जो यहाँ पर पायरेटिक लिखा गया है तो पायरेटिक बट टेम्परेचर से रिलेटेड ही वर्ड है, तो एंटीपायरेटिक कहिए, ज्वारनाशी कहिए। क्लियर हो गया है। चलिए, अगर क्लियर है तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है।
हाँ, यहाँ पर ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2021 बिहार बोर्ड, यहाँ देख लीजिए 2021 में आपको पूछा गया था, 2021 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूसेस। मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता, ये आपको बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी जो है, हम लोग का शरीर जो है, ये क्या उत्पन्न नहीं करता है, जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया कि एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, डीएनए उत्पन्न नहीं करता है, विटामिन उत्पन्न नहीं करता है ना, हार्मोन्स उत्पन्न नहीं करता है। तो चलिए जल्दी से बताइए, मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है, मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूसेस। एंजाइम तो उत्पन्न करेगा, डीएनए भी बनता है हम लोग को बॉडी में, हार्मोन्स नहीं, हार्मोन्स तो बनता ही नहीं है। हम लोग के शरीर में विटामिन नहीं बनता, वो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, हमारा शरीर विटामिन। देखिए, विटामिन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कमी से हम लोग रोग ग्रसित हो जाते हैं। उसका अगर बॉडी में घट गया ना उसका मात्रा, तो हम लोग को है ना कोई रोग हो जाएगा। तो यदि मानव बॉडी विटामिन उत्पन्न करता तो हम लोग को बाहर से विटामिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, और न ही हम लोग को रोग होता कोई। तो ये देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है वो विटामिन उत्पन्न नहीं करता, ध्यान रखना। हमारा शरीर जो है, मानव शरीर विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में कई क्वेश्चन पूछा है। ये भी देखिए, क्वेश्चन आपको अभी तक जो भी करवाएं सब 2021 का ही क्वेश्चन है, और सारा का सारा आपको पूछा गया क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है बुआ, है ना। क्वेश्चन बैंक है 2009 से लेके अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, वो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो चलिए पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। ये आपको बताना है कि इसमें कौन कृत्रिम मीठा भी करता है, मतलब भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए, है ना, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं कृत्रिम तौर पे। सैक्रीन है, स्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, और इनमें से कोई। जल्दी से आप पढ़ लीजिए ऑप्शन। ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा भी करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। सैक्रीन है, स्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, और इनमें से सभी। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तब से इसको ध्यान रखिए, और पेन पेपर लेके बैठना होगा, एक एक क्वेश्चन नोट कर जाना है आपको, है ना, याद कर जाइए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इसमें 4 क्वेश्चन रहता है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी पूछा है अब तक वो टोटल हम लोग है ना यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा रहेगा, डी आंसर। जिसका इसका डी आ रहा है सभी लोग सही हो, डी आंसर रहेगा। सबके सब होता है, कृत्रिम मीठा भी करता, कृत्रिम है, मानव निर्मित होता है सब, है ना। सैक्रीन, स्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों का तीनों आपको ध्यान रखना है। कौन कौन है, सैक्रीन है ना, सैक्रीन है, इसके बाद एस्पार्टेम हो गया, और सोडियम साइक्लोमेट। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी, है ना। सैक्रीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, ये सब के सब आपका होता है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक क्वेश्चन भी आपको 2021 में ही पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। देखिए, कई क्वेश्चन आपको रहता है, बायोमोलिकुल्स जो है वो इससे कई क्वेश्चन आपको देगा। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, आपको ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, है ना। नेचुरल पॉलीमर कौन सा है आपको बताना है। प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन है, जो इसमें आपको बताना। ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए पहले। प्रोटीन दिया है, नायलॉन 6 है, बुनाइस है, टेरिलीन है। जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन आपका प्राकृतिक बहुलक होगा, कौन सा प्राकृतिक में पाया जाता है, बताइए जल्दी से, या प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। चलिए जल्दी से बताइए, इसमें प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। प्रोटीन है, नायलॉन है, नायलॉन में तो हम लोग अपने बनाते हैं, बुनाइस रबर हम लोग अपने बनाते हैं, टेरिलीन का कपड़ा देखे होंगे वो सब हम लोग खुद बनाते हैं। प्रोटीन आपका प्राकृतिक होता है, वो ध्यान रखना। प्रोटीन आपका जो होता है प्राकृतिक रहेगा। तो आपका आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा, प्रोटीन। जिसका इसका ये आंसर है, सभी लोग सही, प्रोटीन ही इसका आंसर रहेगा। प्रोटीन इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए। क्वेश्चन ये कहा गया कि विटामिन ए कहलाता है ना, विटामिन ए इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, इसके बाद कैल्सीफेरोल दिया, टेकोफेरोल दिया, है ना, टोकोफेरोल दिया है। तो चलिए आपको ये बताना है कि विटामिन ए जो होता है वो विटामिन ए इज नोन एज, विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी है सबको हम बता देते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, एस्कॉर्बिक एसिड सबसे पहला क्वेश्चन बता सकते हो, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं।
एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है बुआ? अभी पहला सबसे पहला क्वेश्चन ही आया था उसमें बताए थे। हाँ बिल्कुल, विटामिन सी को कहते हैं हम लोग। पूछा जाए कि एस्कॉर्बिक विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल किसको कहते हैं? तो विटामिन ए को ही रेटिनॉल कहते हैं। कैल्सीफेरोल किसको कहते हैं? विटामिन डी को नहीं बुआ, D3 को कहते हैं। कैल्सीफेरोल किसको कहेंगे? विटामिन D3 को। और टोकोफेरोल जो होता है बुआ, विटामिन ई को कहा जाता है, ध्यान रखना है। विटामिन ई को फिर से याद कर लो एक बार, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए होता है। कैल्सीफेरोल विटामिन D3 होता है। टोकोफेरोल विटामिन ई होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबको। जल्दी से अब यहाँ पर इसका आंसर बताइए कौन सा रहेगा? विटामिन ए किसको, है ना, विटामिन ए को क्या हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ देख लीजिए, बी इसका आंसर हो जाएगा। रेटिनॉल, है ना। विटामिन ए जो है बउआ, उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? या रेटिनॉल कहा जाता है इसको, है ना। वैज्ञानिक तौर पे, वैज्ञानिक नाम के तौर पे इसको रेटिनॉल कहा जाता है। क्लियर हो गया है? हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को, रेटिनॉल विटामिन ए को, कैल्सीफेरोल विटामिन D3 को और टोकोफेरोल विटामिन ई को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्लास 12th का पूछा गया सारा क्वेश्चन है बुआ। चलिए, बिहार बोर्ड 2021, देखिए 2021 में कई क्वेश्चन, है ना, पूछा गया है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कितना, है ना। अगर ये सब आपको याद है, डायरेक्ट आप बना दीजिए। जुपिटर आयन बनाने में समर्थ है। व्हिच वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूपिटर आयन, है ना। ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन कैपेबल है? देखिए ज्यूपिटर आयन कौन सा कंपाउंड बनाता है? तो ज्यूपिटर आयन जो बनाएगा बुआ, COOH उसमें होना चाहिए, दूसरा NH2। जिस भी कंपाउंड में ये दोनों मिल गया, है ना, उस सब के सब आपका एमिनो अम्ल हो जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, ऐसा कई क्वेश्चन पूछा है, आगे भी आपको मिलेगा। जो कह रहे हैं उसको पहले ध्यान से आप सुन लीजिए। जिस भी कंपाउंड में, जिस भी यौगिक में COOH और NH2 दोनों उपस्थित होता है, दोनों का दोनों ग्रुप उपस्थित होगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन कहेंगे। और एमिनो अम्ल में भी ये दोनों ही उपस्थित आपका होता है, एमिनो अम्ल में भी। ठीक है, तो पूछा जाए कि एमिनो अम्ल में कौन सा उपस्थित होता है? तो COOH और NH2 दोनों उपस्थित रहेगा एमिनो अम्ल में। पहला चीज इसमें वो है एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड में। और दूसरा ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो जिसमें दोनों ग्रुप उपस्थित होता है। तो पहला में देखिए, तो पहला में ऐसा कुछ भी आपको, है ना, COOH NH2 नहीं है। दूसरा में केवल COOH है लेकिन NH2 है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा में NH2 केवल है, देखिए थर्ड में केवल NH2 है। चौथा में COOH, यहाँ देख लीजिए आपको दिख रहा है। NH2 इधर लास्ट में आपको दिख रहा होगा। शुरू इधर से कीजिए, है ना, NH2, है ना। तो कौन सा आपका आंसर आ गया? डी। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा यौगिक जिसमें COOH और NH2 दोनों उपस्थित होता है, लिख लेना है इसको, कॉपी में इसको लिख लेना है कि एक ऐसा यौगिक जिसमें COOH और NH2 दोनों उपस्थित होता है, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। पहले ये लिख लेना है, एक लाइन आपको क्या लिखना है कि वैसा यौगिक जिसमें COOH और NH2 दोनों उपस्थित होता है, COOH और NH2, इसको जल्दी से लिख लीजिए, दोनों उपस्थित होता है, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। तथा यह ज्यूपिटर आयन बनाता है ना, तथा यह ज्यूपिटर आयन बनाता है, ये भी लिख देना है। तो आपका आंसर इसमें कौन आ जाएगा? डी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा रहेगा बउआ? डी। COOH और NH2 दोनों जिसमें उपस्थित होता है, आपका आंसर डी आ जाएगा। जिसमें COOH एन है और NH2 इधर आपको दिया गया है, जिसमें दोनों उपस्थित है। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ? अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करने वाला। चलिए, ऐसे 2021 में आपको पूछा गया, इससे पहले भी पूछा गया था, लेकिन जो पहले पूछा गया उसे हम हटा दिए हैं और 2021 के बाद लिख दिए हैं। चलो, यहाँ कहा गया है बेकेलाइट, जो बेकेलाइट है ये फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया से प्राप्त, मतलब फिनोल किससे अभिक्रिया करेगा बुआ? फिनोल जो ये है एक किससे अभिक्रिया करेगा, तब जाके आपको यहाँ पर बेकेलाइट का निर्माण करेगा। ठीक है, फिनोल किससे अभिक्रिया करके बेकेलाइट का निर्माण करता है, ये आपको बताना। ऑप्शन दिया गया है एसिटल्डिहाइड, आप इसको ऑप्शन पढ़ लीजिए। एसिटल्डिहाइड है, एसिटल है, फॉर्मल्डिहाइड है और क्लोरोबेंजीन है। जल्दी से बताइए, फिनोल किससे अभिक्रिया करेगा तब जाके बेकेलाइट। देखिए, सारा आपके लिए नोन क्वेश्चन है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको और पेन पेपर लेके बैठिए, पूरा नोट कर जाइए, एक दो बार आराम से पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, है ना। टोटल, है ना, देखिए ये भी 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब 2021 का ही क्वेश्चन है, और हर साल क्वेश्चन इससे पूछता है, और कई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन नहीं है, 8-9 क्वेश्चन एक साल में आपको पूछ देता है, तो एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो बताना है फिनोल किससे अभिक्रिया करेगा तब बेकेलाइट का निर्माण करेगा, है ना।
एसिटल्डिहाइड पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, एसिटल दिया गया है, फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है, क्लोरोबेंजीन दिया गया है। 2021 का क्वेश्चन है। चलिए, अगर नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको देख लीजिए। इसका जो आपका आंसर रहेगा सर फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, सी। 2-4 बार इसका नाम रिपीट कर लीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, ये दोनों जब मिलता है बउआ, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल जब आपस में मिलेगा तो यहाँ पर बेकेलाइट का आपको निर्माण कर देगा, बेकेलाइट बन जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग हैं पीसीएम एजुकेशन सेंटर पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है, ये भी 2021 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। एंजाइम क्या है ना, व्हाट इज एन एंजाइम। जल्दी से बताइए एंजाइम क्या होता है बउआ। एंजाइम है ना, एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन 2021 का आ रहा। तो यहाँ बताइए कि एंजाइम है क्या। कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है एंजाइम के बारे में। हाँ बिल्कुल सी आंसर है। हाँ, शॉर्ट वीडियो में ये सब हम है ना भेजते रहते हैं। तो यहाँ पर है ना क्या रहेगा, प्रोटीन। मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन होता है वो ध्यान रखना। जितना भी एंजाइम है उसमें से अधिकतम एंजाइम आपको प्रोटीन ही नजर आएगा, प्रोटीन ही होता है। क्लियर है? तो प्रोटीन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना है। एंजाइम क्या होता है बुआ, तो प्रोटीन होता है। एकदम सीधे आंख मूंद के कहना है प्रोटीन होता है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है। चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन है जिसमें मैग्नीशियम होता है। जल्दी से ऑप्शन पढ़ो, कौन है जिसमें मैग्नीशियम। ये भी आपको क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया है बउआ। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो जल्दी से आप बताइए कि इसमें से कौन है जिसके पास होता है मैग्नीशियम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पास मैग्नीशियम। बिल्कुल जिसका इसका आंसर ये आ रहा है सभी लोग, क्लोरोफिल बउआ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। जिसका इसका ये आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो। क्लोरोफिल के पास क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के पास क्या रहेगा बउआ, मैग्नीशियम। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया है। ये है आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2020 में जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है ना, ये पीछे के वीडियो में भी इसको डिस्कस किए हैं। पिछलका जो वीडियो है वो उसमें भी इसको बताए हैं कि इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट दिया अभिक्रिया के वेग को कम करता, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता दोनों है, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या है, उत्प्रेरक कर्ता को क्या है, ये आपको बताना है ना। अभिक्रिया के वेग को कम करता है कि बढ़ा देता है, या बढ़ाता घटाता दोनों है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा, है ना। रिटार्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल जिसका इसका आंसर सी आ रहा है सभी लोग सही हो। सी आंसर इसका रहेगा बुआ। अभिक्रिया के दर को घटाता भी है और बढ़ाता, दोनों काम करता है। तो उत्प्रेरक जो है बुआ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाता और बढ़ाता दोनों है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। यहाँ दिया गया, हाँ अभी इसको देखिए, पीछे क्वेश्चन में आपको इसको समझा रहे थे कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो आपको बताए थे कि COOH तो रहेगा ही एमिनो अम्ल में, और साथ साथ एक्स्ट्रा में NH2 भी रहता है ना। एमिनो अम्ल में COOH के अलावा जो COOH आपका ग्रुप होता है बउआ, उस COOH ग्रुप के अलावा NH2 भी तो उपस्थित होता है ना। तो ये यहाँ क्वेश्चन आपको कहा गया है, इन एडिशन टू COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेंस, एमिनो एसिड और क्या रखेगा, COOH तो उसके पास रहता ही है, लेकिन इसके अलावा और क्या रहेगा, तो NH2 आपका आंसर हो जाएगा। NH2 ही तो रखता है। कौन सा आंसर है देख लीजिए, तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा, NH2। क्लियर है बुआ? तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी। ठीक है, NH2 आपको यहाँ पर कह रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ ए कहा गया कि CONH2 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर ये कहा गया ना कि CONH2 जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से आप पढ़ लो, है ना। इसको क्या बोलेंगे, एमिडो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, इमिनो ग्रुप है ना, कार्बाइल एमीन होता है। जल्दी से बताइए 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बता रहे हैं, है ना। 2009 से लेकर अब तक जो भी पूछा है सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो है ना, CO
NH2 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एमिडो ग्रुप कहते हैं, एमिनो ग्रुप कहते हैं, इमिनो ग्रुप कहते हैं, कार्बाइल एमीन कहते हैं। क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए? चलो जल्दी से बताओ बुआ, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एमिडो ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। जिसका इसका ए आंसर आएगा वहीं सही हो, ये ही इसका आंसर रहेगा बुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। एमिडो ग्रुप, एमिडो ग्रुप इसको कहेंगे, एमिडो ग्रुप। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, सुक्रोज का सूत्र होता है, जल्दी से बताइए फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, है ना? C6H12O6 है, C12H22O11 है, C6H12O5 होता, O5 है, C6H6O6 है। तो बताइए जल्दी से, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, जल्दी से बताइए क्या रहेगा? केमिकल फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, जल्दी से बताओ बउआ, सुक्रोज का सूत्र क्या रहता है? सुक्रोज का, इसको आप खुद पता लगाइए कि इसका सूत्र क्या होता है। बड़ी आसान है, और ये बचपन से आप लोग को बताया जा रहा होगा, तो इसको खुद आप बताइए, है ना? खुद भी इसको पता लगाइए कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर चाहिए? इसमें कुछ हिंट्स आपको हम कर देते हैं। सबसे पहला तो आपका आंसर चाहे तो ए रहेगा या बी रहेगा, ये दो आपको इतना तक हिंट्स कर दे रहे हैं। ये दो का आपका आंसर नहीं रहेगा बुआ, सी और डी नहीं होगा। लो सी डी को काट देते हैं, सी डी आपका आंसर नहीं रहेगा। या तो आपका ए रहेगा या तो आपका बी रहेगा। ठीक है, अब इतना में सब खुद पता लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ देखो क्या है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है बुआ, चलिए, ये कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो जल आंशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड तक आपको देता है, 3 गो से 10 गो, है ना? 3 से 10 मोनोसेक्राइड, उसको जल में डालिएगा ना तो 3 से 10 गो मोनोसेक्राइड आपको एक यूनिट प्रदान करेगा। उसको क्या कहें? कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, है ना? ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, है ना, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। देखो इसमें सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इस सेम क्वेश्चन 5 नंबर में आपको पूछता है ना, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और के प्रकार का होता है। तो देखो मोनोसेक्राइड उसको कहते हैं जिसको जल में डालेंगे ना तो ये, है ना, उसमें एक भी यूनिट आपको प्रदान नहीं करेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो समझ जाओ कि मोनोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड में क्या होता है? तो 2 गो मोनोसेक्राइड आपको देगा, तो डाइसेक्राइड हो जाएगा। ओलिगोसेक्राइड में 3 से 10 गो मोनोसेक्राइड देता है वो, 3 से 10 को ध्यान रखना है। और पॉलीसेक्राइड में 10 से ज़्यादा। फिर से पूछा जाए मोनोसेक्राइड क्या है, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट या वैसा सेक्राइड जिसको यदि जल में डाला जाए तो टूटे ना, विखंडित ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ध्यान रहेगा, मोनोसेक्राइड उसको कहेंगे। और डाइसेक्राइड में क्या होता है बुआ? तो डाइसेक्राइड उसको कहा जाता है जिसको जल में डालने पर 2 गो, डाई मतलब 2 होता है, तो 2 गो मोनोसेक्राइड देगा, 2 गो मोनोसेक्राइड देगा तो डाइसेक्राइड हो जाएगा। और 3 से 10 गो अगर देता है जल में बुआ, 3 से 10 तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ओलिगोसेक्राइड। उसको क्या बोलेंगे? ओलिगो, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलिगोसेक्राइड बार बार पूछता है। और इसके बाद पॉलीसेक्राइड में क्या है कि अगर उसको जल में डालिएगा तो 10 से अधिक देगा, 3 से 10 देगा तो ओलिगो हो जाएगा। लेकिन 10 से ज़्यादा अगर देता है, 10 से अगर अधिक आपको देता है तो उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना? मोनोसेक्राइड जल, है ना, जल में आप घटन करना संभव नहीं है। डाइसेक्राइड को जल में जब डालेंगे तो दो आपको मोनोसेक्राइड देगा, 2 गो देगा। और लिगोसेक्राइड जो है वो, इसको जल में डालेंगे तो 3 से 10 को आपको मोनोसेक्राइड देगा। और पॉलीसेक्राइड को जल में डालिएगा तो 10 से अधिक मोनोसेक्राइड आपको देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कहा गया था उसके अनुसार जरा आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इसको जल में डालते हैं तो 3 से 10 को मोनोसेक्राइड देता है, मतलब इसका आंसर आपका ओलिगोसेक्राइड हो जाएगा, सी, जो 3 से 10 देता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, ओलिगोसेक्राइड। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन जो हम लोग यूज करते हैं बउआ, ये पॉलीथीनमा किसका बहुलक है आपको बताना है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? चलो जल्दी से बताओ तो, पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ, है ना, ऑप्शन दिया गया है, एथेन है, इथीन है, प्रोपीन है, इथाइन है। जल्दी से बताइए क्या रहेगा? एथेन है, इथीन है, प्रोपीन है, इथाइन है। देखिए पॉलीथीन जो होता है वो है पॉलीथीन, तो इसी में इसका नाम छुपा हुआ एथीन, है ना, थीन लिखा गया है ना, पॉलीथीन में देखो थीन लिखा गया है, यहाँ पर भी देखिए थीन है। तो कौन सा आंसर आपका आ जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन जो है, एथीन के बहुत सारे अणु जो है वो, एथीन के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करता है। आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, एथीन। बात क्लियर है? एथीन आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। चलिए
2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं और यहाँ देखिए क्या लिखा गया, बुना एस और बुना एन, दो है ना, दो को आपको रबर दिया गया है। एक कौन कौन है सर, बुना एस रबर है, दूसरा बुना एन रबर है। ये क्या होता है, प्राकृतिक होता है, संश्लेषित होता है, लेटेक्स होता है और है ना पॉलीथीन होता है। क्या होता है जल्दी से आपको बताना है कि बुना एस रबर जो है ये प्राकृतिक तो होता नहीं है, प्राकृतिक रबर अलग हो, आइसोप्रीन वाला होता है। तो बुना एस और बुना एन जो भी रबर आपको दिया है वह सब संश्लेषित रबर होता है, सिंथेटिक होता है, मानव निर्मित हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी, एकदम ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बुना एस बुना एन करते रहता है एग्जाम में। तो जो बुना एस और बुना एन रबर होता है बुआ, बुना एस और बुना एन उस संश्लेषित रबर है, मानव निर्मित रबर है, उसको हम लोग बनाए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए या सेम क्वेश्चन दिया गया है। देखो पहले भी क्वेश्चन आया है, पहले भी सेम क्वेश्चन आया है, देखो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार को कम करने के लिए, ज्वार मतलब बुखार को कम करने के लिए, ज्वारनाशी, ज्वार को नाश करना, ज्वारनाशी है ना, पीड़ाहारी है ना, एंटी एसिड प्रत्याम्ल होता है या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए 2019 बिहार बोर्ड में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन हुआ, बिहार बोर्ड क्लास 12th में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को हम लोग क्या कहते हैं। जल्दी से बताना है क्या इसका आंसर रहेगा। ये जिसका इसका आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, ज्वारनाशी ही इसका आंसर आ जाएगा, ये ही इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये पीछे भी आपको डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए, पेट में अधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। पेट में अगर अधिक अम्ल बन रहा है तो उसको बनने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। चलिए देखिए, छोटा कर देते हैं पहले। हाँ, पेट में अधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमच कैन बी कंट्रोल्ड बाय, है ना, स्टोमच कैन बी कंट्रोल्ड बाय। हाँ, ये कहा गया कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमच कैन बी कंट्रोल्ड बाय। बताइए, पेट में अधिक अम्ल बनता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जल्दी से आपको बताना है बउआ, कौन किस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रत्याम्ल है दिया गया है, एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। जल्दी से आपको बताना है, पीड़ाहारी का प्रयोग करते हैं, ज्वारनाशी का, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। अगर पेट में अधिक अम्ल बन गया तब प्रत्याम्ल का हम लोग प्रयोग करेंगे, एंटी एसिड का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आंसर आपका क्या रहेगा वो, ए रहेगा। ये जिसका इसका सब लोग सही हो, ये वाले सही है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ना केमिस्ट्री के पार्ट 8 भी आए जो क्वेश्चन है वो, उसमें केमिस्ट्री के पार्ट 8 देख रहे हैं, पार्ट 8 है। और इससे पहले 7 पार्ट आपको डिस्कस कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं बुआ। उत्प्रेरक एक वस्तु है ना, उत्प्रेरक के बारे में कहा गया है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, जल्दी से आपको बताना है बुआ, इसमें ऑप्शन आप पढ़ते जाइए। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है, जो आपको बताना है। एक तो था कि अभिक्रिया के दर को घटाता भी है बढ़ाता भी, एक क्वेश्चन आपको दिया था, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया है इसके, एक 2017 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है वो, 2017 में आपको पूछा है बोर्ड एग्जाम में कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच, ऑप्शन दिया गया है यहाँ ऑप्शन है कि इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रता को बढ़ा देता है। चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, जो साम्य स्थिरांक है उसको परिवर्तित कर देता है। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। और प्रतिक्रिया जो है ना, प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, सप्लाई एनर्जी टू द रिएक्शन। चलिए जल्दी से बताना है कि उत्प्रेरक क्या, मतलब उत्प्रेरक करता क्या है। आप आराम से पहले ऑप्शन पढ़ लो, उत्प्रेरक क्या करता है जो, या उत्प्रेरक एक वस्तु है जो। चलिए जल्दी से आप ऑप्शन कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल जिसका सी आएगा वही सही होगा, जिसका इसका आंसर सी रहेगा वही सही है। उत्प्रेरक जो होता है वो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है ना, साम्यावस्था प्राप्त करने के जो टाइम होता है, समय होता है, उस समय को कम कर देता है। ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक साम्यावस्था है ना प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। शॉर्ट, है ना, क्या करेगा, शॉर्टनेस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। तो आपका आंसर इसमें सी रहेगा। इसको ध्यान रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए है। एक तो अभिक्रिया के दर को घटाता बढ़ाता दोनों है,
और साम्यावस्था प्राप्त करने के, इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के समय को कम कर देता है ना, टाइम को घटा देता है। अगर कोई 5 मिनट में इक्विलिब्रियम को अटेंड कर रहा है कोई रिएक्शन, तो अगर उसमें कैटेलिस्ट डाल दीजिएगा तो थोड़ा कम ही टाइम लगेगा, 3 ही मिनट में इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है। यहाँ देखिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है बउआ, लेकिन 2017 यहाँ केवल एक ही बार लिखे हैं। 2017 इसका ये मतलब नहीं कि एक ही बार पूछा है, कई बार सारा क्वेश्चन रिपीट करता है। चलिए, यहाँ कहा गया है कि एनिलीन है ना, एनिलीन होता है ऐसे, एनिलीन है ना, एसिटल्डिहाइड, एनिलीन एसिटल्डिहाइड है ना, दोनों प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड जो है प्रतिक्रिया करके क्या बनावेगा, एनिलीन इन रिएक्ट्स विथ एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म, क्या बनाएगा, एनिलीन है और एसिटल्डिहाइड है, अगर दोनों आपस में यहाँ पर रिएक्शन करता है बउआ तो क्या बनाएगा, सबसे पहले दिया कार्बाइलेमीन बनाएगा, नाइट्रोबेंजीन बनाएगा, इमीन बनाएगा, स्चिप्स बेस बनाएगा। जल्दी से बताइए कि एनिलीन एसिटल्डिहाइड से प्रतिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। जल्दी आपको बताना है कि एनिलीन एसिटल्डिहाइड से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। ऑप्शन दिया गया कार्बाइलेमीन है, नाइट्रोबेंजीन है, एमीन है और स्चिप्स बेस है। 2017 बोर्ड एग्जाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है बुआ, 2017 बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया था। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलो डी, जिसका इसका डी आंसर है, सभी लोग से। स्चिप्स बेस का निर्माण करता है, स्चिप्स बेस का निर्माण करता है, ध्यान रखना है। एनिलीन एसिटल्डिहाइड, एकदम इसको लिख लीजिए, एनिलीन एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा, स्चिप्स बेस का निर्माण करता है ना। एनिलीन एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया कर, प्रतिक्रिया कर स्चिप्स बेस का निर्माण करता है, स्चिप्स बेस का निर्माण करता है। हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में सबसे मीठा, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3-4 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में छांट के हम लोग रख सकते हैं इसको। तो निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है आपको बताना। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, 2017 में पूछा गया है। चलिए जल्दी से पढ़े, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, कौन सबसे मीठा शुगर है, जल्दी से बताना है आपको। कौन जो है वो आपका सबसे मीठा शुगर होता है निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठा शुगर है, जल्दी बताइए। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, है ना, ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। 2017 में पूछा गया है। चलिए आपका आंसर क्या है बुआ, डी, जिसका इसका वो सभी लोग सही हो। फ्रुक्टोज होता है बुआ फल में, है ना, लैक्टोज होता है दूध में, ग्लूकोज आप जानते हैं, सुक्रोज जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर फ्रुक्टोज जो होता है वो फल में, फल का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं और सबसे मीठा होता है। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा डी। क्लियर है, फ्रुक्टोज आपका हो जाएगा आंसर सबसे मीठा में। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंजाइम क्या, अब देखो दोबारा आ गया क्वेश्चन, 2017 में पूछा गया है कि एंजाइम क्या है। आपको अभी बताए थे कि प्रोटीन होता है बउआ, तो आपका इसका आंसर तो प्रोटीन होगा। पीछे भी इसके बारे में डिस्कस कर दिए हैं, पीछे भी इसको हम लोग पढ़े थे कि मैक्सिमम जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन ही रहता है। तो आपका आंसर इसमें प्रोटीन हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो। नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक होता है। ये भी आपका एक मोस्ट, अगर कहा जाए कि 3-4 वो क्वेश्चन आप बताइए, है ना, बायोकेमिस्ट्री से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें नेचुरल रबर तो आएगा ही आएगा, है नहीं। बार बार रिपीट करता है, ये नहीं कि 2017 में पूछा गया वो कई बार रिपीट किया है, लेकिन केवल 2017 लिख के यहाँ पर छोड़ दिए हैं। नेचुरल रबर जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, आपको बताना। स्टायरीन है, आइसोप्रीन है, क्लोरोप्रीन है, ब्यूटाडाइन है, बताइए जल्दी से। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ है, कौन सा रहेगा। चलिए अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते तब इसका आंसर भी ध्यान रखो, आइसोप्रीन। आप लिख लीजिए कि नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, जल्दी से आप लिख लीजिए। नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैविक कौन है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैविक कौन है। एंटीबायोटिक यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, आप सुने होंगे, कहा गया कि टाइफाइड जो है वो टाइफाइड का अगर उपचार आप करना चाहते हैं तो किस एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आपका ये है बुआ कि एंटीबायोटिक, टाइफाइड क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक होता है, ध्यान रखना है। सॉरी,
टाइफाइड नहीं, टाइफाइड तो आपका एक रोग है बउआ। टाइफाइड जो है एक रोग है जिसमें बुखार आदमी को लग जाता है, सुना होगा है ना। लेकिन किस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग जो करते हैं, जिस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं उस एंटीबायोटिक का नाम आपको चाहिए। तो टाइफाइड जो होता है बउआ एक प्रकार का है ना बुखार होता है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं और ऑप्शन दिया गया पेनिसिलिन है ना, क्लोरामफेनिकोल है, टेरामाइसिन है, सल्फाडाइजिन है। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर रहेगा। क्लोरामफेनिकोल है, फेनिसिलिन है, टेरामाइसिन है, सल्फाडाइजिन है। तो टाइफाइड को ठीक करने के लिए किस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। चलो जिसका इसका बी आंसर है सब लोग सही हो, बी वाले आंसर सही रहेगा बुआ, जिसका इसका बी है वही लोग सही हो। क्लोरामफेनिकोल ध्यान रखना है, क्लोरामफेनिकोल सबसे पहले ध्यान रखिए कि टाइफाइड का प्रयोग है ना, टाइफाइड में हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। टाइफाइड किसी को हो गया तो एंटीबायोटिक दीजिए, कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं तो क्लोरामफेनिकोल। पूछा गया कि क्लोरामफेनिकोल होता क्या है बुआ, तो एक एंटीबायोटिक होता है। क्लोरामफेनिकोल क्या होता है पूछा गया क्वेश्चन है बुआ, पूछता है कि बताइए क्लोरामफेनिकोल क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, ध्यान रखना एंटीबायोटिक रहेगा है ना। और क्लोरामफेनिकोल का प्रयोग करते किस चीज़ में है तो टाइफाइड के उपचार में, ट्रीटमेंट में। चलो अगला क्वेश्चन चलिए, सीएनजी में मुख्य रूप से होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम आपको लिख लेना है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी से कंप्रेस्ड है, एन से नेचुरल है, जी से गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो जल्दी से बताओ सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, सीएनजी में मुख्य रूप से मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी मेथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। 2011 का पूछा गया क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपको 2011 में पूछा था। तो जल्दी से बताइए सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सा कंपोनेंट होता है। ये जिसका इसका आंसर है सभी लोग सही हो, मेथेन। इसका आंसर आपका मेथेन आ जाएगा वो सीएनजी। तो चलिए सीएनजी का मुख्य अवयव कौन होता है, मेन कंपोनेंट क्या होता है मेथेन। सीएनजी का पूरा नाम अभी आपको बता रहे थे बउआ, सीएनजी का पूरा नाम क्या रहेगा, सीएनजी का पूरा नाम क्या रहेगा बउआ, सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रहेगा लिख लेना है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और सीएनजी का में मुख्य रूप से कौन होता है मेथेन। मुख्य रूप से सीएनजी में कौन होगा बउआ, मेथेन होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ्य है। दोबारा एक क्वेश्चन है, पीछे भी एक बार आया था। तो आपको बताया था कि ज्यूटर आयन में कौन कौन रहेगा, COOH रहेगा और NH2 दोनों रहेगा है ना, एमिनो एसिड में भी दोनों रहता है। तो चलिए बताइए जल्दी से, व्हिच ओवन इज कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ज्यूटर आयन। 2011 में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम 2000 सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया, बता रहे हैं आपको। बताइए ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ्य है, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ्य है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से आंसर कमेंट करो, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका पीछे भी क्वेश्चन आया था आपका, डी आंसर है। तो डी आंसर आ रहा आपका, जिसका इसका डी आंसर है सभी लोग सही हो, डी ही आंसर रहेगा बउआ, जिसमें COOH इधर देखिए लास्ट में COOH है, शुरू में NH2 है। तो आपका आंसर इसमें डी आ जाएगा। तो यहाँ पर ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ्य है, तो डी इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका जो एमिनो एसिड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पढ़िए इस क्वेश्चन को आराम से और इसके बाद इसको आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल है ना, व्हिच वन इज फॉर्मिंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। चलिए जल्दी से बताइए, सेलुलोज है, पॉलीथीन है, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड है, उसको लिखवा देते हैं। यहाँ पर नाइलॉन है। पहले आंसर आप बताइए, आंसर बताओ कौन बायोडिग्रेडेबल होगा। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बायोडिग्रेडेबल सेलुलोज है, पॉलीथीन है, PVC है, नाइलॉन है। चलिए आपका जो आंसर रहेगा वो इसमें ये जिसका इसका है सेलुलोज, ये सेलुलोज आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर रहेगा सेलुलोज। बायोडिग्रेडेबल कौन होता है वो तो सेलुलोज हो जाएगा। और यहाँ एक PVC दिया है, इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जल्दी से लिखो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC का पूरा नाम आप लिख लीजिए पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड 2001 है ना, 11 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका इसमें है ना, यहाँ पर PVC का पूरा नाम रहेगा।
और यहाँ बायोडिग्रेडेबल में सेलुलोज आपका आंसर हो जाए, सेलुलोज। बात क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। हाँ, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना है ये आपको बताना है। ग्लूकोज जो होता है उसमें टोटल कितना कायरल कार्बन होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज। चलो जल्दी से बताइए टोटल कायरल कार्बन कितना होता है। तो यहाँ देख लो, सबसे पहले ग्लूकोज लिखा गया है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो इसमें 4 वर्ड होगा, 1 2 3 4, तो इसमें 4 को हो जाएगा। ग्लूकोज में टोटल कितना कायरल कार्बन रहेगा बुआ? तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ग्लूकोज में टोटल कायरल कार्बन की संख्या कितना रहेगा? 4। 4 वो वर्ड है, 4 वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला यहाँ देखो, हम हुआ यहाँ पर हम लोग हैं कहाँ? तो पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या लिखा गया, क्लोरमफेनिकोल। अभी देखो सेम क्वेश्चन आया था पीछे, क्लोरमफेनिकोल के बारे में। इसका प्रयोग करते हैं टाइफाइड के उपचार में। क्लोरमफेनिकोल होता क्या है जो इसमें बताना है आपको। क्लोरमफेनिकोल जी एंटीबायोटिक है, एंटीलेजिक होता मतलब एंटी एनालेजिक है, एंटीपायरेटिक होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप बताइए कि क्लोरमफेनिकोल के बारे में वहाँ पर आपको क्या बताया गया था। पीछे क्वेश्चन ने बताए हैं, डिस्कस किए हैं कि क्लोरमफेनिकोल जो होता है बउआ, ये क्लोरमफेनिकोल जो आपका है, ये क्लोरमफेनिकोल के बारे में आपको बताना है कि क्लोरमफेनिकोल आपका क्या है। एंटीबायोटिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, एनालेजिक होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। हाँ एंटीबायोटिक, उसमें बता रहे थे आपको, बार बार कह रहे थे कि एंटीबायोटिक होता है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक, है ना। एंटीबायोटिक होता है, 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लोरमफेनिकोल क्या होता है, एंटीबायोटिक। पूछा गया कि क्लोरमफेनिकोल का प्रयोग क्यों करते हैं, तो टाइफाइड के उपचार में। सब लिख लेना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलो। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है, आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है बुआ ये कार्बोहाइड्रेट है, आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट, है ना। थायमीन है, लैक्टोज है, ग्लिसरॉल होता है, इंसुलिन है। 2010 का पूछा गया क्वेश्चन आपको है, ये जो क्वेश्चन है बुआ ये 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आपको बताना है कि इसमें कौन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है। जल्दी से आप आंसर इसका दीजिए, कौन कार्बोहाइड्रेट होगा, जल्दी से बताओ कौन इसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा। चलिए थायमीन होता है, लैक्टोज होता है ना, ग्लिसरॉल है, इंसुलिन। आप लोग आंसर दिए बी, जिसका इसका सब लोग सही, बी वाले सब लोग सही है बउआ। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर आपका क्या रहेगा बी, है ना। बी लैक्टोस, लैक्टोस होता है बउआ दूध में होता है ना। लैक्टोस किस में होता है, पूछा जाए कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो कहना लैक्टोस होता है। ध्यान रहेगा, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लैक्टोज होता है, लैक्टोज, ध्यान रहेगा लैक्टोज। और इसमें लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो छोटा कर देते हैं वो बड़ा हो गया है। चलिए यहाँ दिया गया है, डीएनए में थायमीन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है। इन डीएनए थायमीन इज हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ द बेस, किसके द्वारा, मतलब डीएनए में जो थायमीन होता है 2 हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है ना। 2 हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है कौन, थायमीन, किस में, डीएनए में। तो डीएनए में थायमीन 2 हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा होता है, वो कौन सा रहता है बताना है आपको कि वो किस भस्म से जुड़ा हुआ है, किस भस्म से, है ना। ऑप्शन आप पढ़िए जल्दी से, इसको देख लीजिए कौन सा इसका आंसर रहेगा। डीएनए में थायमीन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, थायमीन है, गुआनिन है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है वो, 2010 में पूछा था क्वेश्चन, तो अब जल्दी से बताइए इसका। एकदम आराम से इसको पढ़ते जाइए, है ना। जितने ज़्यादा इस पर समय दीजिएगा ना उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएगा, है ना। टोटल को एकदम ध्यान से पढ़िए, देखते जाइए इसमें क्या क्या है। ऑप्शन जल्दी से बताओ क्या रहेगा इसका आंसर बउआ। एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा, है ना, थायमीन होगा, गुआनिन होगा। कौन सा आंसर है, बिल्कुल जिसका इसका डी आंसर वही लोग सही हो, तो डी आंसर वाला सभी लोग सही है बउआ, तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा, है ना। गुआनिन आपका आंसर आ जाएगा, गुआनिन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ ही आपको क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा गया है होगा बोर्ड एग्जाम में। एडेनोसिन, एडेनोसिन यहाँ लिखा गया एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एडेनोसिन। ये सब बायोलॉजी वाला जो पार्ट होता है ना वो, उसमें केमिस्ट्री में पूछा है, बायोलॉजी का पार्ट है सब, और मैक्सिमम बायोलॉजी का ही भाग रहता है। तो एडेनोसिन जो है निम्नलिखित में किसका उदाहरण है आपको बताना है। एडेनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, न्यूक्लियोटाइड होता है ना, पैरिमिडीन भस्म होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, प्यूरिमीन भस्म होता है, क्या रहेगा? 2010 का पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। आप नहीं पढ़े तो इसका आंसर थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं कि इसका न्यूक्लियोसाइड रहता है वो, ध्यान दो। इसका आपका आंसर सी आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। आपको ध्यान रहेगा, दो तीन चार बार आप इसको बोल लीजिए, याद हो जाए, न्यूक्लियोसाइड है ना। पूछा जाए कि एडेनोसिन जो होता है किसका उदाहरण है, तो न्यूक्लियोसाइड का। एडेनोसिन किसका उदाहरण हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन भस्म नहीं है ना? पिरिमिडीन भस्म इसमें कौन सा नहीं रहेगा, है ना? जल्दी से इसको बताइए। सब यहाँ जो ऑप्शन आपको, पहले इसका इंग्लिश पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस? पिरिमिडीन भस्म कौन नहीं है? यूरासिल है, सबसे पहले दिया है, साइटोसिन है, थाइमिन है, गुआनिन है। चलिए जल्दी से बताइए, ये सब आपको डीएनए आरएनए में सब पढ़ाया जाता है। जल्दी से बताइए कौन इसमें से पिरिमिडीन भस्म नहीं है, या पायरिमिडीन भस्म कौन सा नहीं है? चलो आंसर डी हो जाएगा, गुआनिन आपका आंसर रहेगा बुआ, गुआनिन। तो आपका आंसर इसमें डी आ जाएगा। क्लियर है? आपका आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी आपका आंसर इसमें हो जाएगा बुआ, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार को कम करने वाली दवा कौन सी है? बुखार को जो कम करता है उसकी, है ना, कौन सा दवा है? चलिए बुखार को कम करना है तो बुखार के आपको बताए भी थे पहले। ये तीसरी बारी क्वेश्चन है, 2009 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बुखार को कम करता है ना। ज्वारनाशी से एक हिंदी में बोले थे और इंग्लिश में, है ना, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक आपका था, एंटीपायरेटिक। आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा वो, एंटीपायरेटिक। पायरेटिक वर्ड तापमान से ही रिलेटेड है, बुखार से ही रिलेटेड होता है। तो एंटीपायरेटिक, पायरेटिक एंटीपायरेटिक उसको कम करेगा। क्लियर है? एंटीपायरेटिक रहेगा। अगला क्वेश्चन है ना, कैप्रोलेक्टम मोनोमर है, किसका मोनोमर होता है? कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम के बारे में बताना है बुआ कि कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर होता है। जल्दी से आप कमेंट कीजिए। कैप्रोलेक्टम में नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66 है, यहाँ कॉमा नहीं है बुआ, देखो यहाँ पर गलती हो गया है, कॉमा यहाँ से हटा देना है आपको। तो नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66 है, यहाँ दिया गया नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 है, और टेरिलीन होता है 2009। चलिए 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है, कैप्रोलेक्टम मोनोमर होता है किसका? नाइलॉन का, नाइलॉन 66 का, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 का, टेरिलीन का। चलो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर है? नाइलॉन 6, बिल्कुल इसको आप लिख लीजिए एकदम, ये आंसर इसका रहेगा वो, नाइलॉन 6। कैप्रोलेक्टम मोनोमर किसका होता है? नाइलॉन 6 का। कैप्रोलेक्टम जो होता है आपका मोनोमर है किसका बुआ? तो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? तो नाइलॉन 6 का होता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन को चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, एमिनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, है ना। कहा गया कि एमिनो अम्ल में कितना होगा? 2 गो। तो 2 गो सक्रिय मूलक होता है, जिसमें से पहला तो ये वाला है, COOH है ना, COOH पहला ये आपको दिया है। और दूसरा इसमें कौन रहेगा ये बताना है। एमिनो एसिड कंटेंस 2 फंक्शनल ग्रुप्स, वन इज COOH एंड अदर इज। जल्दी से बताओ, तीसरी बार क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन तीसरी बार। इसका आंसर आपको खुद बताना है कि एमिनो अम्ल में 2 गो सक्रिय मूलक होता है, और इसमें पहला COOH है, दूसरा इसमें क्या रहेगा। देखो इस वीडियो में काफ़ी अधिक इन्फॉर्मेशन दिए हैं, जितना भी क्वेश्चन हो सकता था वो एक एक क्वेश्चन इसमें करवा दिए, को छोड़े नहीं हैं, है ना। जो भी 2009 से लेके अब तक पूछा गया है बुआ, अब तक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस सब के सब आपको बताए हैं, और कई क्वेश्चन आपको पूछता है, एक क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताना है आपको कि इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल, जिसका इसका NH2 आंसर आ रहा है बुआ, सभी लोग सही हो। NH2 मतलब आंसर आपका सी हो जाएगा, NH2 आंसर आपका इसमें सी रहेगा। क्लियर है? चलिए आंसर इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो हाँ यहाँ है बुआ,
हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना है आपको सबसे पहले। और ये हम लोग पार्ट 8वां देख रहे हैं बउआ, है ना, पार्ट 8 है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग 7 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए। यदि आप उसका नहीं देखे हो तो है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टोटल आप देख लीजिए, और टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद में क्रैश कोर्स में आपको कुछ है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अभी से टोटल याद करते चलो, टोटल चीज़ों को अभी से ही आप याद करते चलिए, तब ठीक ठाक आपका रहेगा। क्लियर है। चलिए अगेन एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहा गया है वो रबर, स्टार्च, सेलुलोज एंड प्रोटीन। यहाँ दिया गया, पढ़ लीजिए पहले, आराम से पढ़ो इसको। क्या क्या है? रबर है, स्टार्च है, सेलुलोज है और प्रोटीन है। रबर है, स्टार्च है, सब देखो हिंदी में नाम लिखो चाहे इंग्लिश में नाम लिखो बुआ, सब सेम तरीका से लिखाएगा। ये नहीं कि इसमें कोई हम इंग्लिश दे दिए हैं कोई हिंदी दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें कोई इंग्लिश हिंदी नहीं है। रबर है, इसके बाद आपका स्टार्च है, सेलुलोज है एंड प्रोटीन है। आर क्या रहेगा? हाँ, इसका आपको सर ऑप्शन में तो थोड़ा सा देख लो ऑप्शन में। सिंथेटिक पॉलीमर कहने का मतलब है संश्लेषित। इसका हिंदी एक हो जाएगा संश्लेषित। एक आपका क्या होगा? संश्लेषित। नेचुरल मतलब प्राकृतिक पॉलीमर है, प्राकृतिक होता है। सेमी सिंथेटिक है, अर्ध संश्लेषित होता है। नन ऑफ दीज। तो आपको ये बताना है कि क्या रहेगा, प्राकृतिक रहेगा बउआ या कृत्रिम रहेगा, कि प्राकृतिक रहेगा कि अर्ध कृत्रिम रहेगा, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है कि क्या रहेगा। प्रोटीन क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, स्टार्च क्या है, रबर क्या है। ये सब प्राकृतिक होता है या कृत्रिम होता है, या अर्ध प्राकृतिक है या अर्ध कृत्रिम होता है, क्या रहेगा आपको बताना है। बिल्कुल, जिसका आंसर भी है। प्रोटीन के बारे में बताए भी हैं। अरे प्रोटीन मत देखो ना, पहले तो बताएं कि प्राकृतिक होता है, प्रोटीनाल है, इसका मतलब प्राकृतिक रहेगा। टोटल का टोटल प्राकृतिक रहेगा, नेचुरल पॉलीमर हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी आपका आंसर आ जाएगा। टोटल का टोटल प्राकृतिक, इसको हिंदी में लिख लेना है कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक बहुलक होता है। लिख लीजिए आप, प्राकृतिक बहुलक होता है। आराम से लिख लीजिए पहले। रबर है, रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। बी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। आंसर आपका इसमें बी रहेगा। क्लियर है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। और चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो हम लोग टोटल 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें 8 पार्ट। आप लोग का अभी एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम के कारण अभी क्लासरूम में थोड़ा सा है ना क्लास नहीं हो पा रहा है। सब लोग को एग्जाम है, तब पहले आप आराम से एग्जाम दे लीजिए। और ऑनलाइन क्लास आपका रहेगा ही, लाइव क्लास जैसे यहाँ पर चल रहा है तो उस तरह से रहेगा ही वो क्लास, ठीक है। और थोड़ा सा बोर्ड पे हम लोग सामने सामने ना आ रहे हैं, शादी भी है, थोड़ा सा साउंड इफेक्ट आ जा रहा है, गाना और गीत उत बज रहा है, तो इस कारण से, ठीक है। तो चलिए अब इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट अगला वीडियो हम लोग देखेंगे।